नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं तिरंगा अभियान के बारे में। दरअसल तिरंगा अभियान के दो मायने निकल रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी तिरंगा अभियान शुरू कर रही है, उसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि वो राष्ट्रवाद को लेकर बात कर रही है। और इस वक्त चूँकि अगस्त का महीना है और 15 अगस्त को आज़ादी की सालगिरह मनाते हैं, तो ये आज़ादी की सालगिरह के साथ साथ देश में राष्ट्रवाद को बढ़ाने का अभियान भी भाजपा की तरफ से माना जा रहा है, जो 7-8 अगस्त को शुरू होगा। अब इसके काउंटर में, इसके मुकाबले में कांग्रेस ने भी अभियान शुरू किया है, और वो अभियान शुरू किया है अगस्त क्रांति के नाम से। कभी 1942 में महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति का नारा दिया था और अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। अब ये अगस्त क्रांति देश के भीतर एक लोकतांत्रिक सरकार है, क्या उसको उखाड़ फेंकने के लिए है? और भाजपा का जो तिरंगा का नारा है, क्या वो देश के भीतर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए है? ये दो फर्क हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, और स्काइप पर रहेंगे हमारे साथ दिल्ली एनसीआर से सामाजिक सरोकार से जुड़े नागेंद्र परमार जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे वैश्विक मामलों के जानकार, जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर दखल रखने वाले रमेश सिंह जी। आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी अभी की बात है, 2 दिन पुरानी, पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। वहाँ भारी बहुमत से जीती प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, वो प्रधानमंत्री थी, वो अब भारत में शरण लिए हुए हैं, और उनकी शरण को लेकर भी टीका टिप्पणी की जा रही है। क्या ये भारत की विदेश नीति के ऊपर कोई आघात है? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि शेख हसीना से अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने नहीं गए। अब देश के लोग ये भी तय करना चाहते हैं कि क्या सरकार करे और क्या ना करे। आखिर सरकार की भी तो कोई नीति होती है, लेकिन हम पत्रकार लोग, सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग सरकार की कूटनीति पर भी बातचीत करते हैं और ये मशवरा देते हैं कि वो क्या करें। बेहतर है कि वो मशवरा दें, लेकिन जब मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और पड़ोसी देश की बगावत से जुड़ा हो, तख्ता पलट से जुड़ा हो, ऐसे में भारतीय कूटनीति पर सवाल खड़े करना ये किस मानसिकता को दर्शाता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी मेहमान दिल्ली एनसीआर से नागेंद्र परमार जी, रमेश सिंह जी, और स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं योगीराज योगेश जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता का इसमें क्या कहना है। तिरंगा रैलियां निकलेगी, उस तिरंगा रैलियों के माध्यम से ध्वज के साथ निकले, बैंड के साथ निकले, बाकायदे पुष्पांजलि करें, तो लगेगा कि हमारा आयोजन कितना गरिमापूर्ण और आनंद से हो रहा है। हर एक अपने अपने एरिया में, वार्ड में, पंचायत में, घर घर तक अपने तिरंगा लगे। इस अभियान में हम और आप सब मिलकर के लगेंगे, सरकार भी लगेगी। बहुत अच्छी बात है। उन्हें साथ में आदेश निकालने चाहिए कि वो स्वयं जाकर भाजपा के लोग संघ के हर कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराएं, हर शाखा में तिरंगा झंडा फहराएं। तब इस तिरंगे की मान्यता है। केवल जो है राजनीति करने के लिए तिरंगे की बात करना और जब मौका आए तिरंगे को गाली देना, दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। बहुत अच्छी बात है, बधाई देते हैं कि जिन्होंने तिरंगे को कुचला था पैरों से, वो आज तिरंगे की महत्व को समझ रहे हैं और तिरंगा फहराना चाह रहे हैं। तो हमने सुना कि कांग्रेस ने कहा कि जिन्होंने तिरंगे को कुचला था वो उसका महत्व जान गए हैं। अब पत्रकार के नाते इस पर काउंटर ये हो सकता है कि विपक्ष, सत्ता पक्ष या भाजपा कह सकती है कि जिस कांग्रेस ने कभी इमरजेंसी लगाकर देश के संविधान को कुचला था, अब वो संविधान की बात कर रही है। तो ये तर्क हो सकते हैं, लेकिन अभी देश को इन तर्कों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो वैश्विक राजनीति है, हम फ्रांस से शुरू होते हैं। फ्रांस में चुनाव होते हैं और हिंसा हो जाती है। वेनेजुएला में चुनाव होते हैं और हिंसा शुरू हो जाती है। लंदन में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद वहाँ हिंसा शुरू हो गई। इसके बाद हम 2 साल पुरानी बात करें तो श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया था। मालदीव की बात करें तो वहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति थी। हाल की बात करें बांग्लादेश की, तो वहाँ भी तख्ता पलट हो रहा है। तो सवाल है कि हम इस बात से, हमें कोई संकोच नहीं है कि दुनिया की राजनीति कहाँ जा रही है। देश की हालत कैसे मजबूत, इस पर बात करने के बजाय देश के भीतर सत्ता की बैंड कैसे बजे, इस पर बात हो रही है।
सत्ताधारी दल की तो आप बिल्कुल मुखालफत करनी चाहिए, लेकिन देश की कीमतों पर नहीं करनी चाहिए। ये बात जरूर आगे पीछे चर्चा में आएगी, लेकिन अभी तो बात शुरू हो रही है महात्मा गांधी के अगस्त क्रांति आंदोलन की, जिसमें अंग्रेजी सरकार को खाट फेंकने की बात की थी। कांग्रेस अगस्त के महीने में शुरू कर रही है मोदी सरकार को खाट फेंकने के आंदोलन की बात, और भाजपा शुरू कर रही है तिरंगा अभियान। इसमें हम सबकी राय लेंगे। सबसे पहले तो मैं योगीराज जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो देश में तिरंगे को लेकर राजनीति हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस किस मत की तरफ जा रही है, बीजेपी या सत्ता दल किस मत की तरफ है, और देश को दरकार किन बातों की है? देखिए, देश को दरकार तो उन्हीं बातों की है जिसका जिक्र आपने किया कि किस देश की कीमत पर कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। नेशन फर्स्ट यही पॉलिसी हमेशा होनी चाहिए। और कांग्रेस तो तिरंगा यात्रा क्या, सरकार के हर उस एक कदम पर कदम उठाए तो विरोध और नहीं उठाए तो विरोध। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना से मिलने नहीं गए तो विरोध शुरू हो गया कि साहब क्यों नहीं गए, 24 घंटे हो गया है उनको यहाँ आए हुए। तो हर तरीके से किसी भी उससे अपने को केवल एक देश की इमेज खराब करना, बीजेपी की आप इमेज खराब करें, आप अभियान चलाएं वो चले, लेकिन उसकी आड़ में आप पूरे के पूरे देश को बदनाम करें और ये बताने की कोशिश करें कि साहब भारत के हालात भी कमोबेश ऐसे ही हैं। जिस जियो पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स को हर लोग को समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है और लोग क्या चाहते हैं और क्यों ऐसी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए, पूरे इंडिया से लेके अमेरिका तक, चाइना, जापान और फ्रांस और इंग्लैंड, कहीं की भी आप बात कर लें, एक वर्ग ऐसा है जो कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाना चाहता है, असंतोष फैलाना चाहता है, और ये उसकी राजनीति का एक हिस्सा है कि भीड़ में इकट्ठा हो और कहीं पीएम हाउस में घुस जाए और संसद में घुस जाए और यहाँ घुस जाए वहाँ घुस जाए। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चूँकि भारत इतना स्ट्रॉन्ग, जिसको कह सकते हैं वेल कल्चरल्ड है, या भारत में अभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई, तो भारत को कैसे अस्थिर किया जाए, यहाँ की सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, भारत को कैसे बदनाम किया जाए, इसको लेकर कुछ लोग भारत के ही मूवमेंट में लगे हुए हैं। अब अभी शायद इसमें एक शिपक और मैं जोड़ रहा हूँ। अभी एक शंकराचार्य जी ने भी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक बयान दे दिया कि भारत को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए। अब भारत तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीनों के हिंदुओं की चिंता कर रहा था, तभी तो वो सीए लेके आ रहा था। लेकिन जब वो सीए लेके आने की बात हुई तब उसका विरोध शुरू हो गया। तो ये जो एक बरगलाने की जो पॉलिटिक्स बीते कुछ दिनों से शुरू हुई है, ये देश के लिए बहुत घातक है। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब चोर और लुटेरे लोग हैं। बहुत कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ, इनका कोई ईमान, कोई धर्म नहीं। ये जिस बात, अब बताइए, एक छोटा से छात्र आंदोलन में ये संभव था कि आप सरकार में घुस जाएं? आप, इसका मतलब वो छात्र आंदोलन था ही नहीं। इसका अर्थ है कि आपके मन में कुछ दूसरी पॉलिटिक्स थी। तो किसी भी आंदोलन की आड़ में हिंसक हो जाएं, अस्थिर कर दें, ये बताने की कोशिश करें कि साहब ये तानाशाही चला रहे थे, ये एक सोचा समझा एक एजेंडा है जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है और देश के ही कुछ लोगों के दम पर ये काम कर रहा है, और उसमें कांग्रेस एक है। तो ये नुकसान की भारत के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। कम से कम देश की कीमत पर सारे राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए, और वरना तो हम जो हालात अब देख रहे हैं पूरी दुनिया में कैसे बन रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों की मंशा हो अभी कि भारत में भी ऐसी स्थितियां बने। कई लोगों के जैसे बयान भी आ चुके हैं कि संसद में या पीएम हाउस में भी ऐसा होना चाहिए, स्विमिंग पूल में ऐसे ही लोग वहाँ जाके नहाने चाहिए। तो ये तो लोगों के सोचने का स्तर हो गया है। बिल्कुल। अब तिरंगा यात्रा एक राष्ट्र प्रेम की भावना के लिए बीजेपी का अभियान है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस ऐसे कदम का विरोध करेगी जिसमें देश प्रेम की भावना मजबूत हो। दरअसल हम इसलिए भी इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही की जो बांग्लादेश के घटनाक्रम की हमने बात की, इसमें मैं म्यांमार को जोड़ना भूल गया। वहाँ भी तख्ता पलट के बाद स्थिति ठीक नहीं है। तो भारत के आसपास की हम बात करें तो इस एशिया उपमहाद्वीप के देशों में स्थिति खराब है, और भारत के जो राजनेता हैं उनको अपने हित अहित माने असहमति सहमतियों को छोड़कर देश के लिए काम करने की जरूरत है। मैं रमेश सिंह जी आपकी तरफ आऊँगा कि ये जो सारा मामला है उसको कैसे देखते हैं? तिरंगा यात्रा तो इस चर्चा का एक बहाना है। बीजेपी अपने हिसाब से राष्ट्रवाद की बात कर रही है और कांग्रेस मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए अगस्त यात्रा की बात कर रही है। आप कैसे देखते हैं वैश्विक राजनीति के हिसाब से भी? राघवेंद्र जी,
किसान ये तिरंगा यात्रा के पहले मैं एक संदर्भ बताना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन और शाहीन बाग जो सीए लागू हुआ था, उस समय शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन हुआ था, इसमें इस देश के विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह आग में घी डालने का काम किया था, देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की थी। और तब से लेके अब तक मतलब उनके बयान सुन लीजिए, उनके भाषण सुन लीजिए, जनता को वो राहुल गांधी ने तो एक उसमें कहा था कि मोदी को डंडे से मारो, मोदी की हत्या तक करने की अपने मध्य प्रदेश के एक नेता ने धमकी दी थी। तो बीजेपी की जो लगातार जीत है, इससे बौखलाहट है इस देश के जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, वो सभी ये चाहते हैं कि इस देश में एक ऐसी अराजकता हो जिससे मोदी सरकार अस्थिर हो जाए, मोदी सरकार के देश का कुछ हो, देश के लोकतंत्र का कुछ हो, देश के संविधान का कुछ हो, लेकिन मोदी गिरना चाहिए। मोदी विरोध में इतने अंधे हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा राघवन जी कि चाहे कश्मीर हो, चाहे अब किसान आंदोलन और शाहीन बाग हम देख चुके हैं, म्यांमार हम देख चुके हैं। म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता का असर हम पे पड़ा, पूरे जो रोहिंग्या वो हमारे यहाँ आ गए। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, तो 72 में भी जब यही घटना घटी थी तो कितने करोड़ों शरणार्थी भारत में आए थे। अगर आज जो अराजकता है, अगर ये अराजकता और बढ़ती है तो इसका असर सीधा हम पे पड़ेगा, वहां से भारी पलायन होकर यहाँ आएगा। श्रीलंका में हमने देख चुके हैं, क्योंकि समुद्र तट था, समुद्री स्पेस था, इसकी वजह से लोग आ नहीं पाए, नहीं तो वहां से भी आ सकते थे। इसके बाद आप देख लीजिए तो गाजा में जो हो रहा है, फ्रांस में जो हो रहा है, वेनेजुएला में जो हुआ है, लंदन में जो हो रहा है, पूरी दुनिया में अराजकता की जो स्थिति हो रही है, इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है और वही विदेशी शक्तियां भारत में फंडिंग कर रही है। उस फंडिंग का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो डोनाल्ड लू है, तख्ता पलट का जो विशेषज्ञ है, वो हमारे भर चुनाव में भारत में डेरा डाल के पड़ा था। विक्टोरिया रूलेट भारत में आई थी चुनाव के पहले, तो ये लोग यहाँ आके हवा में तो अपना काम करेंगे नहीं, यहाँ भारत के जो उनके जो एलिमेंट्स है, उनकी जो प्रॉक्सीज है, उन्हें फंडिंग करके और उसके माध्यम से ये सब करते हैं। बीजेपी इन सब चीजों को समझती है कि इस देश में अराजकता विभिन्न स्रोतों से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जो तिरंगा यात्रा है, तो तिरंगा यात्रा से जी बोलिए। अभी हमारा उनसे संपर्क कट गया, लेकिन नागेंद्र जी, दरअसल अगर हम भारत के चुनाव की बात करें तो भारत के चुनाव में संविधान एक मुद्दा था कि अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार में आए तो संविधान खतरे में पड़ेगा। यही समान एक मुद्दा अमेरिका के चुनाव में भी है। वहाँ भी कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो संविधान जो अमेरिका का वो खतरे में पड़ जाएगा। तो ये जो टर्म है पॉलिटिकल, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, एक ही किस्म की टर्मोलॉजी चल रही है। हिंसा की बात करें तो चाहे वो भारत का जम्मू कश्मीर हो या हम मणिपुर की बात करें, आप देखिए कि फ्रांस से लेकर इंग्लैंड, और हम जापान की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन फ्रांस, इंग्लैंड, अफगानिस्तान तो काफ़ी कुछ सुधर गया है, थोड़ा सा शांत है, लेकिन सब जगह ये स्थिति है। 4 लाख लोग ढाका की सड़कों पर उतरते हैं और वो प्रधानमंत्री निवास पर कब्जा कर लेते हैं, प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ता है, तख्ता पलट हो जाता है। तो क्या ये ऐसा लगता है कि सिर्फ छात्रों का आंदोलन था? क्योंकि वहाँ की प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये आतंकियों का आंदोलन है, ये कसाईयों का आंदोलन है, ढाका के कसाई, ये उन्होंने शब्दावली इस्तेमाल की थी एक प्रधानमंत्री ने। उन्होंने बिना जानकारी के ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए होंगे। तो हिंदुस्तान में जो आंदोलन हुए थे, जिनका जिक्र रमेश सिंह जी कर रहे थे, चाहे वो शाहीन बाग की बात हो या किसान आंदोलन की बात हो, बीच में एक जिक्र आया था कि लोगों ने कहा था कि किसान जो है वो आतंकवादी है। किसान आतंकवादी कभी नहीं हो सकता, लेकिन किसानों के बीच आतंकवादी आ सकते हैं, वो घूसपेट कर सकते हैं। क्योंकि किसानों के आंदोलन में अगर हम देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो उस आंदोलन को कनाडा का समर्थन था, उस आंदोलन के पक्ष में अमेरिका बोल रहा था, उस आंदोलन के पक्ष में इंग्लैंड से समर्थन मिल रहा था। ये चीज़ें बताती है कि भारत में जो घटित होता है, अगर आलपिन भी गिरती है तो उसके तार कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़ते हैं, क्योंकि जो ताकतें हैं वो भारत को कमज़ोर करना चाहती है। तो अगस्त क्रांति, तिरंगा यात्रा और उसके बाद देश के आसपास के देशों में जो हालात हैं वो चिंता में डालने वाले हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, भारत
जैसा देश हमेशा संभावनाओं से भरा हुआ देश रहा है, जी। और संभावनाओं से भरे हुए देश पे हमेशा से विदेशी ताकतों की बुरी नजर उस पर रही है करने की। और देश जब आजाद हुआ, बहुत सारे देशों की तत्कालिक टिप्पणी तब ये थी कि जो देश जाति और धर्म के नाम पे बटा हुआ है, उस देश में कितने दिन लोकतंत्र जिंदा रहेगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये भारत के मजबूत और निर्भीक लोकतंत्र की का एक तरीके से निशानी है मैं कि नागेंद्र जी कितनी आपको राजनीतिक यहाँ पर दलों थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। भारत का मजबूत और निर्भीक लोकतंत्र तब हुआ जब आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक जातिगत जनगणना की बात नहीं हुई। जातिवाद पर इंदिरा जी ने भी कहा कि चुनाव नहीं होंगे, लेकिन अगर हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जातियों पर वोट की बात करेंगे, तो जो अंग्रेजों ने कहा था डिवाइड एंड रूल, तो वही तो आज हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन कर रहे हैं कि देश के लोगों को जातियों में बांट दो और फिर इसके टुकड़े करके इस पर राज करो। तो जो आपने कहा कि वो तब हो पाया, हमारा लोकतंत्र तब मजबूत हुआ जब जातिगत जनगणनाएं बंद कर दी गई और जाति के अलावा देश के मुद्दों पर चुनाव लड़े गए। जी जी। नहीं, देखिए, अगर देश के अंदर अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो सभी राजनीतिक दलों को, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को ये समझने की जरूरत है कि जो रास्ते के लिए जरूरी है और जो रास्ते के लिए अच्छा है, रास्ते के नागरिकों के लिए अच्छा है, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता हो, वैसे ही फैसले, वैसी ही नीतियां, वैसी ही कार्यशैली दर्शाना जरूरत है करने की। और ये सत्तासीन दल के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो राष्ट्र धर्म का पालन करे, राष्ट्रवाद को निभाए करे करने के लिए। वो राजनीतिक रूप से विचारधाराओं के मतभेद हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन अगर राष्ट्र जिंदा है तभी तो राजनीतिक दल जिंदा है। अगर राष्ट्रीय कर्म कट्टरपंथ का और चरमपंथ का शिकार हो गया तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो राजनीतिक दलों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इस समय जब हमारे आसपास एशिया के विभिन्न देशों में से वक्ता और आप भी बता चुके कि किस तरह की गंभीर परिस्थितियां हैं, कट्टरपंथ जो है वो और चरमपंथ है वो अपनी बाहें फैला के हर देश के लोकतंत्र को खाने के लिए तैयार बैठा है, उसका गला घोटने के लिए तैयार बैठा है। तो ऐसे में हमें सत्तासीन दल के साथ साथ विरोधी दल या विपक्षी दलों को भी चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए और इन वर्तमान परिस्थितियों में तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। देखिए, जहां तक तिरंगा यात्रा की बात है, जिस यात्रा से राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम जागता हो, जिस तिरंगा यात्रा से हम अपने शहीदों को याद करते हो, जिनकी कुर्बानियों के दम पे आज देश में मजबूत लोकतंत्र जिंदा है, तो ऐसी तिरंगा यात्राएं तो हर महीने निकालनी चाहिए। और अगस्त यात्रा से भी अगर देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र कमजोर ना हो, लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतांत्रिक मूल्य बचे रहते हैं और लोकतंत्र निर्भीक होता है, तो वो यात्राएं भी निकालनी चाहिए। लेकिन अगर आपस में किसी तरह का इन यात्राओं के पीछे कोई ऐसा छिपी हुई है शक्तियां या इस तरह की भावनाएं छिपी हुई है जिनसे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है और राष्ट्र के लोगों में लोकतंत्र की और राष्ट्रवाद की भावना कमजोर होती है, तो ऐसी यात्राओं का कोई अर्थ नहीं करनी चाहिए। और लोग ताजा हमें बांग्लादेश से तो बहुत सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि दक्षिण एशिया में हमसे आ रही सबसे विश्वस्त सरकार की विदाई है। ये सिर्फ शेख हसीना की विदाई नहीं है, ये दक्षिण एशिया में हमारे सबसे विश्वस्त मित्र की विदाई हुई है इसके जरिए। तो हमें ये समझने की जरूरत है बहुत करने के लिए। और विपक्षी दलों का अभी तक जो रवैया रहा है, मेरे को ऐसा याद नहीं आता कि किसी की ऐसी कोई टिप्पणी आई है जो सरकार के खिलाफ हो। अभी तक की टिप्पणी है, बहुत संयमित टिप्पणी विपक्षी दलों ने की है और इसी तरह का संयम उन्हें रखते हैं तो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और भारत सरकार के लिए बहुत बेहतर होगा। हमें एकता का परिचय देना इस समय, क्योंकि विरोधी ताकतें लगातार बिल्कुल, लेकिन भारत नागेंद्र जी, भारतीय कूटनीति पर सवाल, विदेश नीति पर सवाल, मोदी जी शेख हसीना से मिलने नहीं गए इस पर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारी कूटनीतिक चालें होती है, जिसमें प्रधानमंत्री का नहीं मिलना भी शामिल होता है और प्रधानमंत्री का मिलना भी शामिल होता है। मणिपुर पीएम क्यों नहीं गए, इसके पीछे भी रणनीति हो सकती है। ये बहुत सारी बातें। योगीराज जी, दरअसल तिरंगा या अगस्त यात्रा तो बहाना है, देश और सरकारों पर निशाना है। ये जो निशाना सरकारों पर है, ये क्योंकि सरकार पर निशाना आप साधिए, चुनाव आते हैं 5 साल बाद, 5 साल में आप इलेक्शन के समय खूब निशाना साधिए। अभी सरकार बनी है और उसको खाट फेंकने की बात अगर कोई कर रहा है तो फिर ये देश में राजनीति नहीं है, ये सरकार के खिलाफ, मैंने सरकार के खिलाफ तो ठीक है, ये देश के खिलाफ मामले हैं ऐसा लगता है। क्योंकि आपके पास मौका था, इलेक्शन में आप लड़ते, आप जीतते, आप नहीं जीते तो 5 साल इंतजार करिए, अपने आप को मजबूत करें
चुनाव लड़े और पार्टी को हराकर सत्ता में आए, लेकिन सत्ता को उखाड़ना है इसलिए अगस्त क्रांति लाना है, ये कौन सी बात हुई? नहीं, और अगस्त क्रांति में भी हल ही चाहिए सबको। अब आप बताइए, ये जो चुनाव में मैंडेट मिला है 5 साल के लिए मिला ना, लेकिन ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है कि ये बैसाखियों के सहारे टिकी हुई है, कल गिर जाएगी सरकार, 2-1 महीने में तो गिर जाएगी सरकार। मतलब सरकार बनने के बाद से जितनी उनकी चलने की बात नहीं उतनी ज़्यादा तो गिरने की बात हुई सरकार की, कभी हाल गिरने ही वाली। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। और जनता ने यदि 240 सीट बीजेपी को दी है या एनडीए को बहुमत दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। आपको चुनाव में जाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका भी समय आएगा, आप चुनाव में जाइए, आप मालूम पड़ जाएगा। लेकिन कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे ये बताया जाए कि साहब ये सरकार काम ही नहीं कर रही, कैसे ये बताया जाए कि अरे विदेशी मामले में तो फेल हो गई सरकार। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं किसी से भारत के संबंध अच्छे नहीं, बांग्लादेश से नहीं, चाइना से नहीं, नेपाल से नहीं, श्रीलंका से नहीं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत की तो विदेश नीति कुछ है ही नहीं। अरे यही तो भारत की विदेश नीति है जो आज अपनी दम पर दुनिया को ललकार रहा है, ये भारत की विदेशी नीति। जी, और नागेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं। जी राघवेंद्र जी, वर्तमान सरकार की विदेश नीति का एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया तो कहा यह गया तालिबान हमारा गुरु विरोधी है, अब देश के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये वर्तमान सरकार की सफल विदेश नीति है कि भारतीय हित वहां बिल्कुल सुरक्षित है और भारतीय सरकार समन्वय के साथ बढ़िया वहां काम करे। बिल्कुल, ये भारतीय विदेश नीति का तत्कालीन बहुत अच्छा लेकिन सफल विदेश। नागेंद्र जी, ये नजर नहीं आता है। इसी चश्मे की तो बात करें कि देश के हित में बात होनी चाहिए। आप छिद्रानुवेशन करिए लेकिन देश की कीमत पर नहीं। योगीराज जी देखिए, भारत की विदेश नीति की ताकत आप देखिए कि युद्ध में फंसे हुए लोगों को जब भारत का एयरक्राफ्ट में तिरंगा जब लहराता है तो उसको सेफ प्लेस मिल जाता है, युद्ध विराम हो जाता है उतनी देर के लिए कि भारत के बच्चे यहाँ से निकलेंगे। ये भारत की विदेश नीति की ताकत है और ये ताकत कुछ विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रही। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विदेशों में तो पाकिस्तानी बच्चों तक ने तिरंगा लेकर अपने आप को बचाया था। यूक्रेन युद्ध की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ भाई, जिन लोगों के दम पर ये विपक्ष ये बताना चाहता है, अपनी सत्ता में आना चाहता है या अस्थिर करना चाहता है, उन लोगों का कैरेक्टर देख लीजिए आप। 56 देश हैं इस विशेष वर्ग के, लेकिन जब भी कोई मुस्लिम राष्ट्रपति अपदस्थ होता है, सरकार गिरती है, तो या तो भारत में शरण मांगता है या इंग्लैंड में शरण मांगता है। उन 56 देशों में क्यों नहीं जाते? ये तो इन्हीं के देश है ना जी। शेख हसीना क्यों नहीं गई वहाँ? ये जो इनके जो इस पे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान से भाग के कहाँ गए? ब्रिटेन में शरण मांगी। वहाँ क्यों नहीं जाते? जाए टर्की में जाएं, पूरे मुस्लिम कंट्रीज में जाएं आप। लेकिन ये उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा और विपक्ष इसका हथियार बना हुआ है। ये समझना पड़ेगा। मुजीबुर रहमान की हम बहुत दुहाई देते हैं कि साहब शेख हसीना से हमारे संबंध रहे, मुजीबुर रहमान से हमारे संबंध रहे। जब 1.5 करोड़ विस्थापित हिंदुस्तान में घुसे, उनको भी मुजीबुर रहमान वापस नहीं ले गए। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये चोर उचक के लोग हैं। यदि इनमें जरा सा भी वो होता आंदोलन का, तो छात्र आंदोलन के नाम पर सरकार को अपदस्थ नहीं करते। और वहां तो लूट मचाई और आपने देखिए इनका परिणाम क्या होता है। बस एक बात और कह रहा हूं कि आपने सब सत्ता हत्या ली। अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, 56 देशों में आपने कब्जा कर लिया। वहां का शासन क्या किया फिर आपने? सब आपने देश बना लिए। क्या वहां अमन चैन शांति कायम कर लिया आपने? क्या वहां शरिया कानून लागू कर दिया क्या आपने? या वहां सब भाईचारे से रह रहे हैं, वहां फिर लड़ रहे हैं आपस में? ठीक। तो ये मंसूबे पहचानने पड़ेंगे विपक्षी दलों को। देश की कीमत पर ये सब नहीं होना चाहिए। रमेश जी, आपकी कोई राय? बहुत छोटी सी। राघवेंद्र जी, जो शेख हसीना से मोदी और जयशंकर के नाम मिलने को जो मुद्दा बना रहा है, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। देखिए, इस समय शेख हसीना निर्वाचित व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। दूसरा, इस समय बांग्लादेश में वो सर्वाधिक अलोकप्रिय है। अगर मोदी और जयशंकर उससे मिलते हैं तो इसके कूटनीतिक संदेश बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू है, हमारे कूटनीतिक हित जुड़े हुए, हमारे व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। अगर मोदी मिलते हैं तो सीधा सीधा हमें कूटनीतिक नुकसान होगा। दूसरा सबसे बड़ा खतरा हमारा ये है कि बांग्लादेश में बीएनपी और जमायते इस्लामी की सरकार ना बन जाए, उनके फुटप्रिंट मजबूत ना हो जाए, इसका हमें भारत सरकार को ध्यान रखना है। भारत सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर हम शेख हसीना से मिलते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा बीएनपी और जमात इस्लामी को जाता है। और अगर वो मजबूत हुए तो हमारे लिए हमारी जो फ्रंट है, पूर्वी फ्रंट, उसमें कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों ही प्रकार के खतरे पैदा हो जाएंगे। हमारे लिए बांग्लादेश हमारे लिए एक मित्र राष्ट्र की बजाय
एक प्रॉक्सी बन जाएगा जो जिसका संचालन पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से होगा। तो मोदी का जो रमेश जी, नाम है, ये दरअसल बहुत बड़ी दरअसल कूटनीतिक कुछ घटना लोग, है। रमेश जी, दरअसल कुछ लोग चाहते यही हैं कि भारत इसमें ट्रैप हो जाए और उसका शिकार हो, जिसकी आप आशंका जता रहे हैं। ये तो खास बात है कि आप गलती करो और देश को नुकसान पहुंचे। तमाम इस तरह के बयान इसी बात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सरकार अभी तक उससे बची हुई है। एक वाक्य में जल्दी से आप अपनी बात खत्म करें। मतलब ये है कि ये जो लोग, आपने बिल्कुल सही कहा, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है, खासतौर से कांग्रेस के और दूसरे लोग, कि मोदी ये शेख हसीना से मिल क्यों नहीं रहे। एक बार मिलने तो एक बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति की धार कुंद हो जाएगी और भारतीय विदेश नीति बांग्लादेश में इस कदर फैल होगी कि हमें अगले 5-10 साल के लिए मुद्दा मिल जाएगा मोदी को बदनाम करने के लिए। तो मोदी ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया। अरे मोदी तो छोड़िए, जयशंकर तक नहीं मिले, उनने अजीत डोभाल को भेज दिया था। अजीत डोभाल के माध्यम से जो डीलिंग हो रही है वो पर्याप्त है। अब ना तो वहां की राष्ट्राध्यक्ष है, ना वो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट करती है, और ना बांग्लादेश और भारत के संबंधों में उनकी ठीक कोई बात भूमिका है। रमेश जी, हमारा तो ये कहना है कि भारत सरकार की जो नीति है वो अपनी जगह, लेकिन विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, रक्षा नीति जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जो छुटभइये नेता हैं या जिनको इसकी समझ नहीं है, तो बेहतर हो कि वो उस पर टिप्पणी ना करें। और समझ नहीं और आपको किसी डॉक्टर ने कहा है तो ऐसी टिप्पणी करें जो राष्ट्र के विरुद्ध ना जाए, राष्ट्र के हित में हो। तिरंगा यात्रा और अगस्त यात्रा देश को मजबूत करने वाली यात्राएं साबित हो, यही हमारी कामना है। और ये भी कामना है कि 15 अगस्त के इस महीने के मौके पर, चूंकि ये अगस्त का महीना शुरू हो गया, 15 अगस्त इसमें आएगा बीच में, हमारे राष्ट्र नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे और वो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करें, ना कि लोकतंत्र के साथ पाखंड करने की। तीनों मेहमानों को मैं साधुवाद दूंगा। नागेंद्र जी आपको धन्यवाद, रमेश जी आपको साधुवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।